दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। और इस चैनल पर आप सुन रहे हैं जेम्स हेडली चेज की नई कहानी द ब्राइट समर मॉर्निंग का हिंदी वर्जन। तो आइए आज सुनते हैं इसका दूसरा एपिसोड। वैसे वेस्टलैंड में हो रहे इस पूरे वाक्यों को समझने के लिए 3 महीने पहले हुए उस दिन के हादसे के बारे में जानना निहायत ही जरूरी है, जिस दिन लॉस एंजल्स के एक वकील सोली ल्यूकास ने अपने पिस्टल को मुंह में रखकर अपनी खोपड़ी को उड़ा लिया था। हालांकि कि एक गैंगस्टर का करीबी होने की वजह से उसकी शोहरत पर बदनामी के बदनुमा धब्बे थे, फिर भी स्टॉक मार्केट और सट्टेबाजी को लेकर उसकी सूझबूझ का कहीं कोई तोड़ नहीं था। इन मामलात में उसकी सलाहियत किसी बाजीगर से कम न थी। अपनी खुदकुशी के वक्त उसकी उम्र 65 साल थी। पिछले 30 सालों से वो जिम क्रेमर नाम के एक कुख्यात और खतरनाक तबीयत के अपराधी का अपनी जाती सलाहियत के बूते पर फाइनेंशियल एडवाइजर बना हुआ था, और साथ ही साथ उसके लिए कानूनी मामलात में भी अपनी सर्विस देता था। क्रेमर जो अब 60 साल का होने वाला था, उसने जराम की दुनिया में कदम एक दूसरे गैंगस्टर रोजर तोही के बॉडीगार्ड के तौर पर कर रखा था, मगर धीरे धीरे लाशों के अंबार से गुजरता हुआ वो एक गैंग का बॉस बन बैठा था। फिर अपने इसी बेरहमी और हौसले के दम पर वो एक पेशेवर कातिलों की टोली का मेंबर भी चुना गया। आखिर में अपनी बढ़त के सदके बेकरी और मिल्क यूनियन पर भी अपना कब्जा जमा लिया था और उसका पूरा कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लिया। कुल मिलाकर क्रेमर अब एक ऐसा शख्स था जिसने हर नाजायज तरीके से तकरीबन $6 करोड़ बटोर लिए थे, और उस पर खासियत ये कि उन पर बड़ी होशियारी से जायज इनकम टैक्स भी अदा किया गया था। ऐसा नहीं कि एफबीआई को उसकी काली करतूतों की खबर नहीं थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि क्रेमर एक बड़ा मुजरिम और सरगना है, और कई कामयाब बैंक डकैतियों के पीछे भी उसी का दिमाग है। लेकिन वो लोग कभी उसका बाल भी बांका न कर पाए। क्रेमर की चालाकी और ल्यूकास के कानूनी दाव पेचों के सामने उनकी एक न चल सकी। अपने 55वें जन्मदिन पर उसने जुर्म की इस काली दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला कर लिया था। लेकिन वो इस दुनिया के बेरहम दस्तूरों से कतई बेखबर नहीं था कि ऐसा करना इतना आसान भी नहीं है। जब भी कोई सरगना या मेंबर खुद अपनी मर्जी से गैंग को छोड़ने का फैसला करता था, तो उसी के संगी साथी ही उसका कत्ल करके बाहरी दुनिया में उसकी वापसी के सारे रास्ते बंद कर देते। इसीलिए उसने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने पास जमा किए $6 करोड़ में से $2 करोड़ कुछ चुनिंदा मगर ताकतवर सदस्यों को देकर आइंदा दिनों में अपनी हिफाजत की पुख्ता गारंटी ले ली थी। और इस तरह वो उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से था जो बड़ी कामयाबी से गैंग के सरगना का ओहदा छोड़कर बाहर की दुनिया में सुकून भरी इज्जतदार जिंदगी जीने को निकल आए थे। वहां से निकलकर अपनी जिंदगी को लेकर वो पूरी तरह मुतमईन था। पास में $4 करोड़ जैसी मोटी रकम, ऊपर से ल्यूकास जैसा आला दिमाग फाइनेंशियल एडवाइजर, तो भला उसे अपने फ्यूचर की फिक्र होती भी क्यों। उसने लॉस एंजल्स के करीब पैराडाइज सिटी में अपने लिए एक आलीशान बंगला खरीदा और रिटायरमेंट के बाद एक ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने लगा। जिन दिनों वो गैंग बॉस के ओहदे पर था, उसने एक नाइट क्लब डांसर हेलन डोर से शादी कर ली। हेलन छरहरी काया, भूरे बाल, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली एक खूबसूरत और दिलकश हसीना थी, जिसने क्रेमर से शादी सिर्फ अपनी बेपनाह मोहब्बत के चलते की, न कि उसके पैसे या रुतबे पर रीछ कर। जुर्म की दुनिया से किनारा कशी करने के बाद सही मायने में एक इज्जतदार सामाजिक आदमी बन गया था। बेहतरीन गोल्फ खेलना, ब्रज की सूझबूझ भरी बाजियां खेलना और लोगों के दरमियान बड़ी नफासत के साथ शराब पीना उसकी शख्सियत के उजले पहलू बनकर निखरे थे। कभी किसी ने उसे शराब पीकर आपा खोते नहीं देखा, कभी किसी से बदजुमानी करते और कैसी भी बेजा हरकत करते नहीं देखा। इन्हीं सब खूबियों के चलते पैराडाइज सिटी की सोसाइटी ने उसे खुले दिल से अपना लिया था। उन लोगों को उसकी गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो लोग उसे बेहद इज्जतदार शख्स समझते थे, जो अब अपनी पत्नी के साथ रिटायरमेंट की जिंदगी बसर कर रहा था। जहां तक हेलन का सवाल था, तो उस सोसाइटी ने उसे भी खासी इज्जत बख्शी थी। हालांकि वक्त के साथ उस पर चर्बी की कुछ तह चढ़ गई थी, मगर अब भी अच्छे मीठे सुरों में गा लेती थी और हुस्न की दौलत में कोई खास कमी नहीं झलकी थी।
उसके नफासत भरे पहनावे और पियानो के साथ गाने के सभी कदरदान थे। कुल मिलाकर वो दोनों मियाँ बीवी उस सोसाइटी में खुद को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर चुके थे। अलबत्ता जब कभी हेलन शॉपिंग के सिलसिले में लॉस एंजल्स गई होती और वो घर पर बैठा बैठा बोर होता रहता, तो उसे अपने बीते दिनों की याद आने लगती और उसका मन फिर से गैंग का बॉस बनकर उस ताकत और उस रुतबे को महसूस करने के लिए मचल उठता। लेकिन ये सब महज उसके ख्याली पुलाव की ही तरह पक कर रह जाते। उसने ऐसे किसी भी ख्याल को अमल में लाने जैसी कोई भी बेजा हरकत नहीं की। ये उसकी खुशकिस्मती की इंतहा ही थी कि गुजरी हुई जिंदगी में इतने संगीन जुर्म होने के बावजूद उसका दामन हद दर्जे तक उजला था। एफबीआई लाख चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकी थी, जिसके चलते पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज नहीं हो सका था। सोली भी बहुत दानिशमंदी के साथ उसके रुपयों का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसको सालाना खासी आमदनी हो रही थी और रकम में भी इजाफा हो रहा था। इसलिए जब भी उसके मन में ऐसे वैसे ख्यालात उठते तो वो उन्हें फौरन दबा देता था। जुर्म की दुनिया में वापस कदम न रखने के अपने पक्के इरादे के बावजूद क्रेमर अपने खाली वक्त में वक्त गुजारी के लिए अक्सर शानदार बैंक डकैतियां, किसी किडनैपिंग की फुल प्रूफ स्कीम बनाते बैठा रहता। बारीक से बारीक पहलुओं पर काम करते हुए वो इन योजनाओं को शतरंज की बिसात की तरह बिछाता था, जिससे उसे वक्त के बीत जाने का भी एहसास नहीं होता था। कभी वो लॉस एंजल्स में मौजूद चेज नेशनल बैंक को लूटने की प्लानिंग करता कि किस तरह 5 आदमी भीतर जाकर करोड़ों रुपए लूट कर ला सकते थे, तो कभी टेक्सास के किसी अरबपति दौलतमंद की बेटी को किडनैप करके करोड़ों की फिरौती हासिल करने का प्लान बनाता। इस तरह की दिमागी कसरतें न केवल उसका दिल बहलाती थी, बल्कि उसके दिमाग को हमेशा चुस्त और दुरुस्त भी रखा करती थी। उसका इरादा कभी भी इन योजनाओं को अमल में लाने का नहीं था, न ही कभी उसने हेलेन से इसका जिक्र भी निकाला था कि वो अपने खाली वक्त में बैठा ये सब खुराफातें सोचा करता है। अगर हेलेन को जरा भी इनकी भनक लग जाती तो शर्तिया खौफ और सदमे से ही मर जाती। उस सुबह जिस दिन सोली लुकास ने खुदकुशी की, क्रेमर गोल्फ का एक गेम जीतकर अपने पार्टनर के साथ क्लब बार में बैठा जिन पी रहा था। अभी उसने एक गिलास खाली करके मेज पर रखा ही था कि बारमैन ने आकर कहा, मिस्टर क्रेमर, आपके लिए लॉस एंजल्स से फोन है। क्रेमर उठकर बूथ की तरफ बढ़ गया। आज वो बहुत अच्छे मूड में था और गुनगुना रहा था। यूं ही गुनगुनाते हुए उसने रिसीवर कान से लगाया और उधर से जो कुछ भी कहा गया उसे सुनकर फौरन उसकी गुनगुनाहट बंद हो गई। लाइन पर सोली ल्यूकास का हेड क्लर्क एब जैकब्स था, जिसने उसे सोली के बारे में बताया। क्या खुदकुशी कर ली? क्रेमर ने हैरत से दोहराया। उसे खुद के भीतर एक खालीपन सा समाता महसूस हुआ और वो जिस जगह खड़ा था उसके नीचे की जमीन जोर जोर से हिलती महसूस हुई। सोली को वो पिछले 30 सालों से जानता पहचानता था। वो जानता था कि भले ही वो गलत लोगों का साथ देता हो, मगर बतौर वकील उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था। ऊपर से पैसे पैसा बनाने की तो लगता था उसमें पैदाइशी कुव्वत थी, मगर साथ ही उसे सोली की औरतों को लेकर लंपट और बेवकूफी भरी आदत और ऊंचे दर्जे की खर्चीली मगर लापरवाही भरी जुएबाजी के बारे में भी पता था। उसकी इस तरह से खुदकुशी कर लेने की इकलौती और मजबूत वजह यही हो सकती थी कि वो माली तौर पर कंगाल हो गया होगा। क्रेमर के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। उसे अब अपने 4 करोड़ डॉलर की फिक्र बुरी तरह सताने लगी थी। 2 हफ्तों की गहरी मशक्कत और कोशिशों के बाद सोली की खुदकुशी की वजह सामने आई। सोली 4 क्लाइंट्स के लिए काम करता था, उसमें से एक क्रेमर भी था। इन सभी क्लाइंट्स ने पूरे भरोसे के साथ बड़ी बड़ी रकमें सोली के जिम्मे रख छोड़ी थी और सोली इन रकमों का इस्तेमाल अपने साथी फायदे के लिए कर गुजरा था। बदकिस्मती से एक जुए के खेल में सोली की सारी होशियारी मात खा गई और वो पल्ले का पूरा पैसा जुए में गंवा बैठा। उसी नुकसान की भरपाई की चाहत में उसने अपने क्लाइंट्स का पैसा भी झोंक दिया और वक्त के साथ सब कुछ लुटा बैठा था। बाद में जब उसे पूरे नुकसान का अंदाजा हुआ तो उसके हाथों के तूते उड़ गए। उसने अपने क्लाइंट्स के 9 करोड़ डॉलर खामखा ही गंवा दिए थे।
जिसमें $4 करोड़ क्रेमर के भी थे। ल्यूकास क्रेमर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर उसकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की भनक लग जाने पर ही वो उसे बड़ी बेरहमी और दरिंदगी से मारेगा। इसलिए उसके हाथों ज़िबा होने के मुकाबले ल्यूकास ने खुदकुशी को तरजीह दी थी। क्रेमर को कुछ दिनों तक ये हकीकत कबूल करने में मेहनत करनी पड़ी कि उसके 30 साल पुराने वफादार कर्मचारी और भरोसेमंद दोस्त सोली ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था और पलक झपकते ही उसे अर्श से फर्श पर लापटका था। एक ऐशो आराम भरी जिंदगी को गुर्बत की तरफ धकेल दिया। बैंक में पड़े कोई $5,000 को छोड़कर उसके सभी शेयर्स, बॉन्ड और यहाँ तक कि सेफ डिपॉजिट में पड़ी रकम तक ल्यूकास की मौत के साथ उसकी कब्र में दफन हो गए थे। वो इस वक्त ल्यूकास के लंबे चौड़े आलीशान ऑफिस में एब जैकब के सामने परेशान हाल और मातमी सूरत बनाए बैठा था, मगर उसका पूरा ध्यान जैकब्स की बातों की तरफ ही लगा था, जो ल्यूकास की कारगुजारियों के बारे में बता रहा था। तो सारा किस्सा यही है मिस्टर क्रेमर, जैकब ने अपनी बातों को समेटते हुए कहा। आपका जो कुछ भी माली नुकसान हुआ है और जो तकलीफ आपको उठानी पड़ी, उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। मुझे तो ख्वाब में भी गुमान नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और ना ही उसने खुद भी कुछ बताने की जरूरत समझी। इकलौते केवल आप ही नहीं हैं जिसे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हो। पिछले 2 सालों के दौरान उसने अपने क्लाइंट्स के तकरीबन $9 करोड़ डुबो दिए। शायद उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। क्रेमर आहिस्ता से उठा। हाँ, जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वो बूढ़ा हो चला था। मैं इस मामले में अपना कोई दखल नहीं चाहता जैकब्स, वो बोला। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, समझे कुछ? अगर अखबार वाले मुझ तक पहुंचे तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी चोंच पूरी तरह बंद ही रखना, कहकर क्रेमर बाहर आ गया। बाहर आकर वो कार में बैठ गया और विंड स्क्रीन के बाहर शून्य में घूरने लगा। उसे अपने सामने गहरा अंधेरा नजर आ रहा था, जिसकी जद में आकर उसका सुनहरा भविष्य भी गुम हो गया था। कुछ देर वो यूं ही पशोपेश में पड़ा रहा कि इस बारे में हेलन को कुछ बताए या ना बताए। फिर उसने फिलहाल अभी कुछ ना बताने का फैसला किया। पर अब वो करेगा क्या? उसका और हेलन का गुजारा कैसे चलेगा? वो आगे कुछ ना सोच सका। उसे अपनी नई कैडिलैक का ख्याल आया जो उसने हाल ही में ऑर्डर की थी। उसे उस मिंक कोट का भी ख्याल आया जो उसने हेलन को उसके जन्मदिन पर बतौर गिफ्ट देने का वादा किया हुआ था। उसने एक आलीशान समुद्री जहाज पर ईस्टर्न कंट्रीज के सफर के लिए एक डीलक्स स्वीट बुक कराया हुआ था, जिसका किराया देना भी बाकी था। हेलन बड़ी बेसब्री और उमंग से इस सफर का इंतजार कर रही थी। इसके अलावा उसके कुछ जाती जरूरियात के तहत भी किए गए वादे थे, जिनमें उसे बड़ी रकमों की जरूरत पड़ने वाली थी। अगर वो इन वादों को पूरा करने पर तुल जाता तो उसके बैंक में पड़े $5,000 भी आइंदा हफ्तों में खत्म हो जाने वाले थे। उसने सिगरेट सुलगाई और इंजन स्टार्ट करके धीरे धीरे कार चलाता वापस पैराडाइज सिटी की तरफ चल पड़ा। ड्राइविंग के दौरान उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे जल्द से जल्द अपनी इन दुश्वारियों से निजात पाने का कोई हल ढूंढना था। क्या हुआ जो उसके माली हालात एकाएक बिगड़ गए और वो सड़क पर आ गया। अभी वो इतना बूढ़ा तो नहीं हुआ कि फिर से नई शुरुआत ना कर सके, लेकिन कैसे? ये कैसे ही लाख टक्के का सवाल था। 60 साल की उम्र में $4 करोड़ कमाना कोई हंसी खेल नहीं, और हंसी खेल क्या, नामुमकिन ही समझो। जब तक कि उसकी आंखें सिकुड़ गई और चेहरे के हाव भाव तन गए। उसका दिमाग तेजी से कुछ सोच रहा था। क्या करूं क्या ना करूं, इसी उधेड़-बुन में उलझा जब वो घर पहुंचा तो हेलन को कहीं जाने के लिए तैयार होते पाया। उसके आने की आहट सुनकर हेलन ने उसकी तरफ देखा। कुछ पता चला? हेलन ने पूछा। हाँ, सब कुछ गंवा बैठा था, इसी सदमे से खुदकुशी कर बैठा, वो बोला। कहीं जा रही हो? ठीक है, घुमाओ, मैं भी कुछ देर सुकून से बैठकर आराम करना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब ल्यूकास एकदम कंगाल ही हो गया था? हेलन की आंखों में हैरानी थी। उसने हमेशा सोली ल्यूकास का तस्वुर बतौर ऐसे शख्स ही किया था जो कभी भी रुपए पैसे के मामलात में नुकसान उठा ही नहीं सकता था।
क्रेमर के होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी। अब सच तो यही है, उसने जवाब दिया। तो वो हमारे पास भी तो आ सकता था, हम भी उसकी कुछ मदद कर सकते थे, हेलन ने अफसोस जताते हुए कहा। बेचारा सोली, काश एक बार कहता तो। तुम कहीं बाहर जा रही थी? क्रेमर को उसकी बातों से खींच होने लगी। उसने उखड़ते हुए कहा, तुम जाओ, मुझे काम है। मैं सोच रही हूँ कि मिंक कोट की दुकान हुआ हूँ। सेल्स गर्ल का फोन आया था कि मैं आकर कोट का रंग और साइज क्वालिटी वगैरह देख लूं। क्रेमर थोड़ा हिचकिचाया। ये कोट खरीदने का सही वक्त नहीं था, हालात बदल गए थे। लेकिन उसने हेलन से वादा भी किया हुआ था। खैर, अभी काफी वक्त था, जरूरत पड़ने पर कोट कैंसिल भी किया जा सकता है। उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, हो आओ, बाद में बातें करते हैं। वो हेलन का बाजू थपथपाकर अपनी स्टडी की तरफ बढ़ गया। स्टडी एक लंबा चौड़ा कमरा थी, जिसमें खासी तादाद में किताबें, एक अदद डेस्क, 3 आराम कुर्सियां पड़ी हुई थी। स्टडी से बाहर देखने पर खूबसूरत बगीचे का नजारा होता था, जहां सिर्फ तरह तरह के गुलाबों के अलावा और कोई फूल नहीं थे। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी डेस्क के पीछे आकर बैठ गया। उसे हेलन के कार स्टार्ट करने की आवाज सुनाई पड़ी। अब उसके पास हेलन के लौटने से पहले तकरीबन 2 घंटों का टाइम था, जिसमें उसे अपने मौजूदा हालात पर सोचना था और अपनी दुश्वारियों का कोई माकूल इंतजाम भी ढूंढना था। उसने एक सिगार सुलगाया और धुएं के गोल गोल छल्ले हवा में छोड़ते हुए सोचते हुए बैठा रहा। कमरे में घड़ी की टिक टिक और उसकी सांसों की आवाज के सिवा किसी तीसरी आवाज का कोई वजूद तक नहीं था। उसके दिमाग का हर रेशा तेजी से अपना काम कर रहा था और हर गुजरते लम्हे के साथ उसके चेहरे पर उसके पुख्ता इरादों की मजबूती भी नुमायां होने लगी थी। तकरीबन 1 घंटे के गहरे मंथन और सोच विचार के बाद वो अपनी डेस्क से उठा और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। खिड़की के बाहर एक लंबा साफ सुथरा लॉन था और एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ गुलाबों का बगीचा भी था। उसने एक निगाह उठाकर उधर देखा, फिर वापस आकर डेस्क की दराज खोलकर उसमें कुछ तलाशने लगा। दराज से उसने एक पुरानी सी फाइल निकाली और खोलकर उसमें करीने से काटकर लगाई गई ढेर सारी अखबारी कतरनों का मुआयना करने लगा। कुछ देर इधर उधर पढ़ने और उलटने पुलटने के बाद उसने फाइल को अपनी जगह पर रख दिया और दबे पांव चलता हुआ दरवाजे के पास आया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। किचन की तरफ से नौकर सैम और नौकरानी मार्था के आपस में खुसर पुसर करने की आवाजें आ रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और डेस्क की दाहिनी तरफ की ऊपर वाली दराज से एक पुरानी डायरी बरामद की और उसके पन्ने उलटने पुलटने लगा। आखिरकार उसे मनचाहा नंबर मिल गया। उसने फोन उठाकर ऑपरेटर से सैन फ्रांसिस्को के लिए कॉल बुक करवाई और रिसीवर रखकर सिगार सुलगाया और इंतजार करने लगा। काफी देर की इंतजार के बाद ऑपरेटर ने उसे लाइन दी। आपका बंदा लाइन पर है, उसका नंबर बदल गया है, इसलिए आपको इतना इंतजार करना पड़ा। लाइन में कुछ खड़खड़ की आवाजें आती रहीं। फिर दूसरी तरफ से धीमी आवाज में पूछा गया, हेलो, कौन? मुझे मो चिकैटी से बात करनी है। क्रेमर बोला, मैं चिकैटी ही बोल रहा हूँ, आप कौन? अरे, मैं तो तुम्हारी आवाज ही नहीं पहचान पाया मो, क्रेमर ने जवाब दिया। मिले भी काफी अरसा हो गया, शायद 7 साल। पर आप हैं कौन? दूसरी तरफ से कदरन तीखी आवाज में पूछा गया। कुछ अंदाजा लगाओ भला कौन हो सकता है, क्रेमर ने भी गुर्राती सी आवाज में कहा। बहुत दिनों से हम नहीं मिले मो, और बताओ कैसे हो? जिम? हे भगवान, क्या तुम ही हो जिम? तो और कौन होगा? मो जैकेटी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिग जिम क्रेमर उससे मुखातिब था। ये तो उसके लिए यूं था मानो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसे फोन किया हो। 15 सालों तक मो जैकेटी क्रेमर का दाहिना हाथ रहा था और कम से कम 20 ऐसी बैंक डकैतियों को अंजाम दिया था जिसकी प्लानिंग क्रेमर ने बनाई थी। उन 15 सालों के दरमियान पुलिस की निगाहों में मो का कद एक ऐसे शख्स के तौर पर दर्ज हो चुका था जो इस तरह के जुर्म का स्पेशलिस्ट था, जिसके लिए दुनिया के किसी भी जुर्म को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम देना कतई नामुमकिन नहीं था, जिसके लिए बैंक डकैतियों के अलावा मुश्किल से मुश्किल सेफ खोलना, जेब काटना,
$100 के जाली नोट बनाना, किसी भी तरह के अलार्म को पलक झपकते खराब कर देना, कहीं से भी किसी भी कार का ताला तोड़कर बगैर चाबी के ले भागना और .38 ऑटोमेटिक से 15 गज की दूरी पर ताश के पत्तों को अपने अचूक निशाने से भेद देने जैसे काम बाएं हाथ के खेल थे। लेकिन इन तकनीकी खूबियों के बावजूद मो के अंदर मैनेजमेंट और लीडरशिप की क्वालिटी की हमेशा से ही कमी रही थी, जो उसकी शख्सियत की एक बड़ी खामी थी। इसलिए जब भी उसे बाजर या क्रेमर प्लानिंग बनाकर कोई काम सौंपा जाता तो उसे पूरी कामयाबी से सर अंजाम देता था, मगर बात जब अपनी खुद की किसी प्लानिंग को अमल में लाने की होती तो वो बेल कभी मुंडेर नहीं चढ़ पाती। अपनी इस खामी का एहसास क्रेमर के रिटायर हो जाने के बाद मो को बड़ी शिद्दत के साथ हुआ। एक बार जब वो अपनी बनाई हुई एक योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, तभी वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। नतीजतन वो 6 सालों के लिए नप गया, और चूंकि पुलिस को पहले हुई कुछ वारदातों का शक भी उसी पर था, तो जेल में उसकी खास खातिरदारी हुई थी, जिसके सदके जब वो सेंट क्वेंटन जेल खाने से निकला तो पूरी तरह टूटा बिखरा हुआ था। अब उसकी उम्र 48 साल हो चुकी थी, जिस्म पर चर्बी ही चर्बी जमा हो चुकी थी, और जेल में हुई उस खास खातिर तवज्जो के चलते उसकी एक किडनी भी खराब हो चुकी थी। कुल मिलाकर अब वो उस मुंह की बस एक परछाई भर नजर आता था, जिसने अपने गिरोह में रहकर बड़ी बड़ी वारदातों को कामयाबी से अंजाम दिया था। हालांकि उसने अपने जमाने में खूब पैसा बनाया था, मगर उसने सारे पैसों को बड़ी लापरवाही से जुए और सट्टे में उड़ा दिया था। जब वो जेल से रिहा हुआ था तो उसके पास सिर छुपाने तक को जगह नहीं थी। बस ले देकर सिर्फ उसकी माँ का ही आसरा था, जहां उसे पनाह मिल सकती थी। उसकी माँ डॉल चिकैटी एक 72 वर्षीय भारी और भरे भरे जिस्म की एक खूबसूरत औरत थी, जो सैन फ्रांसिस्को के टॉप क्लास के 2 डीलक्स चकलों की मालकिन थी। माँ बेटे दोनों ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जेल से छूटकर मो सीधे उसी के आधुनिक और ऐशो आराम से भरे पूरे अपार्टमेंट में जा पहुंचा। बेटे की इस तरह टूटी फूटी दीनहीन हालत देखकर डॉल को सदमा लगा था। उसे फौरन एहसास हो गया था, मोह न केवल जिस्मानी तौर पर बल्कि दिमागी तौर पर भी टूट गया है। लिहाजा उसे फिर से उसी माहौल और हिम्मत के साथ खड़ा होने के लिए प्यार और देखभाल की जरूरत है। इसलिए उसने उसके लिए एक 3 कमरों वाले अपार्टमेंट का इंतजाम कर दिया और उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। सारा दिन वो खिड़की के पास बैठा दूर समुद्र में आते जाते जहाजों को देखता। जुर्म की दुनिया में वापसी के ख्याल से ही उसे दहशत होने लगती और उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते। ये पूरा मामला 1.5 सालों तक यूं ही चलता रहा। कभी कभार उसे क्रेमर का ख्याल आता था, जिसकी दिमागी सलाहियत का वो शदाई था और जो बड़ी होशियारी से गिरोह की ओहदेदारी छोड़कर $4 करोड़ के साथ बाहर की दुनिया में जाकर बस गया था। लेकिन उसे कभी ये ख्याल तक नहीं आया कि उसका वो पहले वाला बॉस उसकी किसी भी तरह मदद भी कर सकता था। फिर अचानक डॉल की मुसीबतों का दौर शुरू हो गया था। इमोरल ट्रैफिकिंग का पुलिस कप्तान ओ हार्डी रिटायर हो गया और उसकी जगह नए आए कप्तान कैपशॉ को प्रोस्टिट्यूशन से सख्त नफरत थी और किसी किस्म की रिश्वत वो नहीं खाता था। लिहाजा अपनी तैनाती के 3 हफ्तों के भीतर उसने डॉल के दोनों ही चकले बंद करवा दिए और उसकी कुछ लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया। डॉल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके कर्जों में इजाफा होता गया और आमदनी का कोई दूसरा जरिया उसके पास भी था नहीं। वो सदमे से उभर नहीं पाई और उसको फॉलिस हो गया। आजकल वो अस्पताल में पड़ी थी, जहां उसकी कुछ जांचें चल रही थी और उसके नतीजे के बारे में सोच सोच कर मुंह अधमरा हुआ जा रहा था। माँ के जरिए हफ्तावार मिलने वाले खर्चे बंद हो जाने की वजह से मुंह के सामने कई तरह की दुश्वारियां पैदा हो गईं। उसने अपने 3 कमरे वाले उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया और गोदी के पास घटिया से इलाके में एक सस्ते कमरे में आ गया। कोई कामकाज ढूंढने की जगह उसने पहले तो अपने कपड़े और दूसरी कई चीजों को गिरवी रखकर काम चलाया, लेकिन जब नौबत फाकों की आ पड़ी तो उसने पेट भरने के लिए नौकरियां तलाशनी शुरू कर दी। आखिरकार उसे एक इटालियन रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिल गई। मुंह ने जगह बदलते वक्त एक अक्लमंदी का काम किया
जो उसने अपना टेलीफोन नंबर बदल जाने के बारे में टेलीफोन एक्सचेंज को खबर कर दी थी। उसकी यही दानिशमंदी अब काम आ गई थी, जो अभी वो क्रेमर से बात कर पा रहा था। लाइन पर दूसरी तरफ क्रेमर को पाकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल वो यूं ही मोबाइल फोन पर आती क्रेमर की आवाज सुनता रहा, फिर संभल कर बोला, बिग जिम, मुझे कभी ख्वाब में भी गुमान नहीं था कि मैं तुम्हारी आवाज दोबारा सुन सकूंगा। दूसरी तरफ से क्रेमर के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। कैसे हो मो? सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिम। उसने सरासर झूठ बोला और चोर निगाहों से रेस्टोरेंट की तरफ देखा। मेज पर चारों ओर झूठी प्लेटें बिखरी पड़ी थी, जिन्हें अभी उसे उठाना था, और मेजों पर इधर उधर बिखरी पड़ी झूठन को साफ करना था। उसकी निगाहें बार के पीछे लगे शीशे पर पड़ी, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उस शीशे में उसने खुद को अपनी तरफ झांकते पाया। ठिगना, मोटा सा, मैले कुचैले कपड़ों में सना, चिमटे हुए बाल, सुता हुआ चेहरा जो अपनी रंगत छोड़कर सांवला हुआ पड़ा था, पिचके गाल और आंखों में खौफ। उसे अपना ही चेहरा डरावना दिखा। उसने क्रेमर से साफ झूठ बोला था, क्योंकि उसे पता था कि क्रेमर के नजदीक नाकामयाब लोगों की कोई कद्र नहीं थी। इसलिए वो उसे बता नहीं सकता था कि आजकल वो किस जहन्नुम में पड़ा सड़ रहा था। और आजकल क्या कर रहे हो मो? क्रेमर ने पूछा। उसने चुपके से काउंटर की तरफ ताका। उसका बॉस फ्रेंसोली बैठा नोट गिन रहा था। उसका बिजनेस कर रहा हूँ जिम, अच्छा चल रहा है। उसने दबी आवाज में झूठ बोला। बहुत बढ़िया, क्रेमर ने कहा। मो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कुछ काम आ गया है। उम्मीद है कि तुम्हें भी इसमें दिलचस्पी होगी। इसमें काफी पैसा भी है, और तुम्हें तो पता ही है कि जब मैं काफी पैसा कहता हूँ तो इसका मतलब होता है सब कुछ सही रहा तो तुम्हारे 25 लाख डॉलर्स कहीं नहीं गए। क्या कहते हो? 25 लाख डॉलर का नाम सुनकर मुंह का हलक सूखने लगा। ऐसा कौन सा काम है जिसमें इतनी बड़ी रकम मुझे मिल जाएगी? मो ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा ना, बस एक काम है, और फिर ये भी सोचो कि तुम्हें इतने से काम के 25 लाख डॉलर मिलेंगे। क्रेमर रकम के एक एक लफ्जों पर जोर देते हुए बोला, सुन रहे हो? पूरे 25 लाख डॉलर। मो ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद को जेल की चार दीवारी के भीतर एक दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश करते और फिर लंगड़ा कर आगे बढ़ते देखा, और बीच बीच में दो पुलिस वाले उसकी इस हालत पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे। उन दोनों के हाथों में दो चमड़े के पट्टे थे। उसने सहमकर आंखें खोल दी। पिछली बार जेल में तबीयत से हुई उसकी खातिरदारी के सीन उसकी आंखों के सामने नाच उठे थे। उसका कलेजा मुंह को आने लगा। एक पल को वो भूल गया कि फोन पर बात कर रहा है। हेलो, लाइन पर हो मो? क्रेमर ने बेचैनी से पूछा। मैं सुन रहा हूँ जिम, मगर काम कौन सा है? मैं तुम्हें अभी फोन पर नहीं बता सकता, क्रेमर ने कहा। तुम अभी यहाँ आ जाओ, फिर बात करते हैं। तुम्हें पता तो है ना, मैं पैराडाइज सिटी में रहता हूँ। तो कब आ रहे हो? मो ने अपने चीखट हुए पड़े कपड़ों को देखा, जो होटल में साफ सफाई का काम करते और खाने की झूठी प्लेटों को उठाते उठाते तेल, मसाले और चिकनाई के धब्बों से भरे हुए थे। घर पर पड़े दूसरे जोड़े की हालत बस उससे कुछ ही बेहतर थी। वो क्रेमर के तौर तरीकों को अच्छे से जानता था कि लोगों का उसके सामने किस तरह से पेश होना उसे पसंद है। ऊपर से यहाँ से पैराडाइज सिटी तक का किराया ही $20 था, और फिलहाल उसके लिए इस रकम को जुटा पाना काफी मुहाल था। रेस्टोरेंट में वीकली छुट्टी का कोई नियम नहीं था। उसका मालिक उसे संडे को भी काम में रगड़े रहता था। इतना कुछ होने के बाद भी दो चीजें थीं जो बार बार उसके दिमाग में हथौड़े जैसी चोट किए जा रही थी। 25 लाख डॉलर और जिम। वो जिम जिसने कभी उसे बेवकूफ नहीं बनाया, जिसने हमेशा अपनी बात को हर चीज के ऊपर ही रखा, अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा दबाते हुए ताकि उसका बॉस फ्रेंसोली ना सुन सके। उसने फोन पर कहा, मैं सैटरडे को आ सकता हूँ। उससे पहले कोई सवाल ही नहीं। आजकल मैं काम में फंसा हुआ हूँ। आज कौन सा दिन है? मंगल। मंगल?
काम बहुत ज़रूरी है वो, सैटरडे में भी काफ़ी वक्त है। मैं जल्द से जल्द तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम थर्सडे तक हर हाल में पहुँच जाओ, ऐसे मौके रोज़-रोज़ नहीं मिलते। तो आ रहे हो ना? ठीक है जिम, मैं थर्सडे को वहाँ पहुँच जाऊँगा। तभी उसे एहसास हुआ कि फ्रेंसोली उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था और अब आंखें गड़ाए उसी की तरफ देख रहा था। मो, तुम फ्लाइट से आना, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्रेमर कह रहा था। तुम्हारी फ्लाइट यहाँ 11:43 पर पहुंचेगी। मैं तुम्हें लेकर घर आ जाऊंगा और फिर लंच पर सारी बातें होंगी। ओके? ठीक है जिम, अब मिलता हूँ फिर, कहकर उसने फोन रख दिया। मो जानता था कि इस तरह जाना उसकी नौकरी ले डूबेगा, मगर जिम का सम्मोहन उसे अपनी तरफ खींच रहा था। क्या बातें चल रही थी? सुना है नौकरी छोड़कर कहीं लंबे जा रहे हो? फ्रेंसोली ने पास आकर उसके चेहरे पर तीखी निगाह डालते हुए कहा। अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मो ने एप्रन से हाथ पोंछते हुए कहा। दोस्त है, बेवड़ा है साला, पुराना, जान पहचान वाला है, ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, दिमाग हिला हुआ है। फ्रेंसोली ने फिर से उसकी आंखों में आंखें डाली। वो निगाहें चुराने लगा। सोबत भी बुरी चीज है, जरा बच के, फ्रेंसोली ने कहा। फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, कहकर वो तेजी से मेजों पर बिखरे पड़े झूठे बर्तन समेटने चल दिया। उसका पूरा दिन बेचैनी से गुजरा। उसके दिमाग में एक ही लफ्ज बार बार चक्कर काटे जा रहा था, $25 लाख। 4 बजे के करीब जब मुंह को 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट से छुट्टी मिली, तो वो लगभग भागते हुए अपने कमरे में जा पहुंचा और अपने जिस्म पर लिपटे मैले कुचैले कपड़ों को तकरीबन नोच कर अलग किया और बाथरूम में घुस गया। उसने अपनी बेतहाशा बड़ी दाढ़ी को तराशा और खूब रगड़ रगड़ कर नहाया। कपड़े बदलकर वो नीचे गली में पहुंचा और तेज कदमों के साथ बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। बीच में उसने ठहर कर एक फूल वाले से ताजे गुलाबों का गुच्छा लिया और बस पर सवार होकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। ये उसका रोज का मामूल था। अपनी माँ डॉल से मिलने जाते वक्त वो कभी ताजे गुलाब ले जाना नहीं भूलता था, क्योंकि डॉल को बहुत पसंद थे। वो हॉस्पिटल पहुंचा और सीधे उस वार्ड में जाकर ठहरा जहां कई उम्र दराज औरतें बीमार बेड पर पड़ी हुई थीं। वो सीधे अपनी माँ के बेड के पास जाकर ठिठक गया। माँ की हालत देखकर उसे आज फिर से अफसोस हुआ। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। आज वो पहले से भी ज्यादा कमजोर दिख रही थी। उसका खूबसूरत और पुररौनक चेहरा हाथी दांत के मानिंद सफेद पड़ा हुआ था और चेहरे पर दर्द की तीखी लकीरें साफ नुमाया हो रही थी। मो को आज पहली बार माँ की आंखों में शिकस्तगी के आसार भी नजर आए थे। वो बेड के बाजू में रखी कुर्सी पर बैठ गया और डॉल के सूखे झुर्रियों भरे हाथ को थाम लिया। डॉल उसे देखकर मुस्कुराई और बताने लगी, वो बहुत जल्दी पहले की तरह भली चंगी हो जाएगी और आइंदा चंद हफ्तों में ही ठीक होकर घर लौट आएगी। फिर आकर वो पुलिस कैप्टन से भी निपट लेगी, इसलिए उसे उसको लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मगर वो मुतमईन न हुआ। उसे अब भी लगता था कि अब वो दोबारा अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। उसने डॉल से जिम के फोन के बारे में बताया। उसने मुझे काम के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आप तो उसे अच्छी तरह जानती हैं, इस तरह के घटिया मजाक करना उसकी फितरत में नहीं। डॉल ने गहरी सांस ली। बिग जिम से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। वो उसके चकले पर अक्सर आया करता था और काफी वहशीपन के साथ उसकी लड़कियों से पेश आता था। जी भरकर धमाचौकड़ी मचा लेने के बाद जाने से पहले वो उसके साथ आधी बोतल स्कॉच पीना कभी नहीं भूलता था। वो उसकी दिलेरी, बहादुरी और हौसले की कदरदान थी। बिग जिम क्या आदमी था, जिसने बड़ी सफाई और होशियारी से जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया था और $4 करोड़ जैसी बड़ी रकम भी बचा कर ले गया था। तुम उससे मुलाकात जरूर करो मो, उसने आज तक कोई गलती नहीं की। $25 लाख तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है, डॉल ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। जिम कभी नाकामयाब नहीं हुआ, मो ने कसमसाते हुए कहा। लेकिन माँ, तुम ही बताओ, मैं कैसे इस हालत में उससे मिलने जाऊं? उसने मुझसे हवाई जहाज में आने को कहा और मेरे पास एक ठोटी कौड़ी तक नहीं। ऊपर से मैंने झूठे कह दिया कि मेरा खुद का अच्छा खासा जमा जमाया बिजनेस भी है, और तुम्हें तो पता है वो कैसा आदमी है।
अगर उसे भनक भी लग गई कि मैं आजकल कैसी गुर्बत भरी जिंदगी जी रहा हूं, तो वो मुझे अपने पास भी नहीं भटकने देगा। डॉल को सारी बातें समझते देर नहीं लगी। मेरे पास ये कुछ रुपए हैं, तुम उसके पास बंठन कर ही जाना, कहकर उसने बेड के बाजू में रखे लॉकर में से मगरमच्छ की खाल का बना कीमती बटुआ निकाला और उसमें में से एक लिफाफा निकालकर मुंह को देती हुई बोली, ये तुम्हारे लिए हैं। इनसे अपने लिए अच्छे कपड़े और दूसरे जरूरी सामान खरीद लेना। मुझे उम्मीद है कि बिग जुम तुम्हें देखकर मायूस नहीं होगा। मुंह ने लिफाफे के भीतर झांक कर देखा। उसमें $100 के 10 नोट थे। माँ, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? उसने हैरत से पूछा। बस ऐसे ही किसी खास दिनों के लिए बचा रखे थे। ये मेरी मुश्किल के दिनों के लिए संभाल कर रखी हुई पूंजी है। इसे अब तुम रख लो और इनका इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करना, क्योंकि इसके बाद मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ, मैं ये नहीं ले सकता। अगर मैंने ले लूंगा तो तुम क्या करोगी? तुम्हें भी तो उसकी जरूरत है। अपना इलाज भी तो करवाना है। डॉल के हाथों में फिर टीस उठने लगी थी, मगर उसने दांत भींचे रखे और मुस्कुराते हुए बोली, बेवकूफ, जिम से मिलने के बाद तेरे पास $25 लाख होंगे। इतने सारे पैसे तेरे पास होते हुए मुझे किस बात की फिक्र? तो मैंने ले लो और ले जाओ। मो ने जवाब न दिया। वो कुछ देर यूं ही डबडबाई आंखों से माँ को देखता रहा। फिर उठकर उसने माँ के माथे पर एक चुम्बन लिया और विदा लेकर बाहर आ गया। मो सीधे रेस्टोरेंट पहुंचा और फ्रेंचोली को बताया कि वो उसकी नौकरी छोड़कर जा रहा है। जवाब में फ्रेंचोली ने कंधे उचका दिए और कहा, उसके जैसे सैकड़ों वेटर वहां रोज काम मांगने आते हैं। चलते वक्त उसने मुंह से हाथ भी ना मिलाया, जिससे मुंह का मूड कुछ उखड़ भी गया था। बुधवार का पूरा दिन उसने अपनी जरूरत का सामान खरीदने में बिताया। बाल वगैरह कटवाकर वो घर पहुंचा और नया सूट पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। एक बारगी तो वो खुद को पहचान ना पाया। उसकी शख्सियत निखर गई थी। तैयार होकर हस्बे मामूल फूल लेकर वो माँ से मिलने अस्पताल पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि माँ की तबीयत कुछ नासाज थी और वो आराम कर रही थी, लिहाजा मुलाकात हो पाना मुमकिन नहीं था। वो कमरे पर लौट आया और बिस्तर पर फैल गया और यूं ही बैठे बैठे ऊँग गया। जब उसकी आंखें खुली तो अंधेरा गिर आया था। उसने प्रेयर करनी चाहिए, मगर उसे प्रेयर का तरीका ही याद नहीं आया। लेकिन जितना भी याद आया वो बस यही था कि उसका चेहरा आंसुओं से तर था और होंठ बुदबुदा रहे थे। हे गॉड, माँ की हिफाजत करना, उसे अपनी हिफाजत में रखना, बस वही मेरा सहारा है। प्रेयर करके वो नीचे गली में उतर आया और एक फोन बूथ में जाकर अस्पताल को फोन लगाया, जहां से फिर उसे वही जवाब सुनने को मिला। वो बार की तरफ बढ़ गया। देर रात जब वो घर वापस पहुंचा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो नशे में था।